हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। ये है आपके लिए आज फाइनल रिवीजन, लास्ट क्लास यूपी पीजीटी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। हम आज फाइनल रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, मैंने उठा लिए हैं, बस उनको एक बार आपको फटाफट से रिवाइज कर लेना है। अगर आपसे छूट गए होंगे तो आपके वो क्लियर हो जाएंगे रिवीजन में। वैसे तो आपने नहीं छोड़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फटाफट से रिवाइज कर लो, एक बार देख लो और अपने डाउट्स जो भी हो वो क्लियर कर लो और अच्छे से पढ़ लेना। हेडेक वगैरह नहीं लेना, टेंशन मत लेना, बस इजी कूल माइंड से एग्जाम को देके आना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है एक प्रसार शिक्षा का इतिहास, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पुट भी किया गया था टीजीटी में। तो 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पूछा गया ना ये क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। बोरहिज ने 1896 में कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के लिए प्रसारित करने के संदर्भ में सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि भाई एक्सटेंशन शब्द का यूज़ किसने किया, क्लियर है। फिर है डॉक्टर सीमेन नेप द्वारा अमेरिका में 1881 में 1910 के बीच प्रसार कार्य का आविर्भाव भी हुआ। 1914 में स्मिथ लिवर एक्ट द्वारा कृषि प्रसार का नाम दिया गया, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को नाम दिया गया, 1914 में दिया गया। भारत में सन 1908, बस यहीं पे ये गलत कर देते हैं, ये 1908 नहीं है, भारत में 1905 है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको, टॉप 200 में भी कराए हैं। उससे पहले जब मैंने आपको होम मैनेजमेंट की क्लासेस कराई हैं, जब मैंने टीजीटी की 45 समथिंग क्लासेस कराई हैं, उसमें किसी में है एक क्लास में वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए। देखो, ये 1908 में नहीं है, भारत में 1905 है। यहाँ पर 1905 में बिहार के पूसा में, ठीक है, बिहार में पूसा में आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। मतलब जो IARI है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI की स्थापना 1905 में हो गई थी आपके बिहार में। 1936 में जो है इसको आपके दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि बिहार में आपके अर्थक्वेक वगैरह आ गया था, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई थी, जिस वजह से उसकी जो बिल्डिंग है इसकी, उसको बहुत नुकसान हुआ था। IAR की बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ था। इसको 1936 में दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है, दिल्ली में। 1928 में रॉयल कमीशन द्वारा इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई, जिसे अब भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान के नाम से। अच्छा हाँ, ये उसी का आपके लिए जो है एक मैंने मतलब क्लैरिफिकेशन लगाया है। जो यहाँ पे ये 1908 है, वैसे भी आपको पता है ये गलत है, 1908 नहीं है, बुक में ये चीज़ गलत लिखी हुई है। तो हम इसका एक बार और क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, ये विकिपीडिया से लिया है। पूसा संस्थान में आपके भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना मूल रूप से हुई थी, मतलब ये स्टार्ट जो इसकी स्थापना हुई थी मूल रूप से वो बिहार में ही हुई थी, पूसा में हुई थी। एक अमेरिकी समाज सेवक थे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हेनरी फिप्स ने 30,000 पाउंड्स के संयोग से 1905 में की थी, ठीक है। मूल रूप से यह संस्थान आपके इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था, जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आ गया था, जिससे इस संस्थान के मुख्य भवन को काफ़ी क्षति हुई थी, मतलब उसे बहुत नुकसान हुई थी उसकी बिल्डिंग को, मैंने आपको बताया ना। और इसकी स्थापना कहाँ कर दी गई थी, इसको नई दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे आपके पूसा कैंप्स कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित ये संस्थान का नाम क्या हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और ये तुम्हारे जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ब्रिटिश थे हेनरी फिप्स, जब इन्होंने इसको 30,000 पाउंड्स के सहयोग से 1905 में स्थापित किया था, तब इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में 1905 में, तब इसको स्थापित किया गया था। इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कब किया गया आपके IARI को, जो कि पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसको किया गया था दिल्ली में 1936 में। क्यों किया गया था, क्योंकि 1934 में वहाँ पर क्या हो गया था, बिहार में अर्थक्वेक आया था, जिससे इसकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ था। इतनी सारी डाउट्स क्लियर हो गए ना, सब क्लियर है ना। याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको इसको जब दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र किया गया तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले क्या था, इंपीरियल, अभी क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर।
और पूसा में जो कुछ बचा रह गया, अब पूसा में कुछ जो बिल्डिंग बची रह गई, कोई बिल्डिंग थोड़ी उठा के इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी, वहां से सारा जो कार्यालय था, जो विभाग था, जो लोग थे, उन सबको ट्रांसफर कर दिया था। बिल्डिंग थोड़ी उठा लाए थे बिहार से और लाके दिल्ली में रख दी थी। उसको इन्होंने डाउनग्रेड करके कृषि अनुसंधान स्टेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन उसको बोलने लगे। वो जो पूसा में जो कुछ भी बिल्डिंग थोड़ी बहुत बची रह गई वो क्या हो गई, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हो गई। और 3 दिसंबर 1970 को भारत सरकार ने इसको फिर से नाम करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया। क्लियर हो गया? राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ बदल दिया? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना? तो ये बिहार वाले की बात हो रही है, दिल्ली वाले की बात नहीं हो रही है। बिहार सरकार, बिहार में जो भी बिल्डिंग बची थी, भारत सरकार ने 1970 में इसका नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये है। और एक ये आपके अबाउट IARI, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैंने लिया है इसका ये। क्योंकि बुक्स पे पता है मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, या तो बुक NCERT की हो आपको, तब तो आप उस पर पूरा वैलिड मतलब भरोसा कर सकते हैं, वरना इतनी सारी पब्लिकेशंस है और हर पब्लिकेशन जो है गलत छापता है। कहीं 1907 मिलेगा, कहीं आपको 1908 मिलेगा, जो कि गलत है। तो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया। ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, आप खुद पढ़ सकते हैं जाकर के। वैसे मैंने यहाँ लगाया है, थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैं इतना जूम कर रही हूँ। देखो ये लिखा है यहाँ पर, द जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट जिसे पहले जानते थे, बिगेन इन 1905 एट पूसा बिहार। बिहार में पूसा में ये स्टार्ट किया गया विद द जेनरस ग्रांट ऑफ 30,000 पाउंड्स। ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन थे एक मिस्टर हेनरी फिप्स, जिनकी हमने बात करी, और ये इंस्टीट्यूट वॉज देन नोन एज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI। ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 डिपार्टमेंट्स नेमली एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, बॉटनी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यूनिट वॉज एडिड की गई 1907 में। 1907 में ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, 5 जो है डिपार्टमेंट्स को और ऐड किया गया था। फिर द नेम ऑफ ARI वॉज चेंज इन इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 1911। 1911 में इसका क्या नाम कर दिया गया, इन इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर 1919 में इट वॉज रीनेम्ड, इसको रीनेम्ड किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉलोइंग अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। और 15 जनवरी 1934 में ये अर्थक्वेक आया था। फिर ये इंस्टीट्यूट शिफ्टेड किया गया दिल्ली, कब किया गया, 29 जुलाई 1936। तो ये पूरा वैलिड डेटा है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है IARI की, ये बिल्कुल वैलिड डेटा है। देखिए इसमें कब इसकी स्थापना हुई, 1905 में हुई, और 30,000 पाउंड्स देके हुई थी इसकी स्थापना। एक अमेरिकन थे डॉक्टर हेनरी फिप्स, उन्होंने करी थी, सॉरी मिस्टर हेनरी फिप्स, नॉट डॉक्टर। और फिर जो है इसमें 5 डिपार्टमेंट जोड़े गए हैं 1907 में। क्लियर हो गया? फिर 1911 में, 1919 में इसको रीनेम्ड किया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया ये। 1934 में अर्थक्वेक आया। कब आया अर्थक्वेक? 15 जनवरी 1934 में। ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर, 15 जनवरी 1934 में। फिर इसको जो है शिफ्टेड किया गया दिल्ली, कब किया गया, 29 जुलाई 1936 में। ठीक है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंस्टीट्यूट हैज बीन रीनेम्ड, फिर इसको रीनेम्ड किया गया, क्या कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी भी आपके है IARI। ठीक है। ये पूरा डेटा इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो ICAR के डेटा में, और ये इनका वैलिड है, तो इसलिए मैंने इसको लगाया है। क्योंकि जब हम ये इतिहास पढ़ते हैं, ये वाला जो प्रसार शिक्षा का, तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेटाज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1873 में कहाँ पे हुआ था, तो कैम्ब्रिज में हुआ था। आपके में ऑप्शंस थे हार्वर्ड वगैरह, तो आपको उसमें ऑड वन आउट करना था, आपको पता था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। क्लियर? भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो 1905 से स्टार्ट हुआ, बिहार के पूसा से। वहाँ पे क्या हुआ, 34 में क्या आया, अर्थक्वेक आया, 36 में क्या हो गया, दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। इसका नाम भी कई बार चेंज हुआ है, वो सब आपको पढ़ा दिया मैंने। तो अब आप देख सकते हो और ये पढ़ सकते हो इनके इस पे जाके साइट पे। अब ये क्या है आजकल हमारे देश में, फिर तो ये मैंने इसमें इसीलिए लगाया था, बस आप इसको, मैं इसका ये PDF जो है ये शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी, वहाँ पर आप देख सकते हो इसे और समझ सकते हो। जो थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, मेन यही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि ये कब स्टार्ट हुआ, भारत में कब स्टार्ट हुआ। तो भारत में इसीलिए मैंने आपको बताया है
कि भारत में जो है 1905 है, ये 1908 नहीं है, इसलिए भारत में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। क्लियर है? तो चलो ये रिवाइज हो गया होगा आप लोगों का। चलो आगे चलते हैं। ये है कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी मार्क्स जो आपके प्रोडक्ट्स पे दिए होते हैं और पूछा भी गया है। एफपीओ के बारे में भी टीजीटी में पूछा भी गया था, पूछा जाता भी है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि आपके में एक यूनिट है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स करके ना। एक सेकेंड जरा मुझे निकाल लेने दो, मेरे पास भी है वो यूनिट। 2 मिनट का टाइम देना मेरे को, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी करे थे कंज्यूमर से। एक सेकेंड, हाँ मिल गई। तो हमने कौन कौन से आपके सबसे पहले तो आपने जाना था कंज्यूमर के बारे में, राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में। कौन कौन से राइट्स थे? चयन का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, सुरक्षा का अधिकार था, और कौन से अधिकार थे आपको कंज्यूमर्स को? 7 अधिकार होते हैं मेन। स्वस्थ वातावरण का, क्षतिपूर्ति का, शिक्षा का, सुनवाई का अधिकार था। ठीक है, ये मेन 7 जो है उपभोक्ता के अधिकार हैं। तो अब ये कुछ मार्क्स होते हैं जो आपके फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर या जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लिखे हुए होते हैं। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करी थी जो कि 1986 में बना था, लेकिन लागू कब हुआ था? कोपरा आपके 15 अप्रैल 1987 को, 1987 को लागू हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे लागू हुआ पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। और जब ये लागू हुआ था तब उसमें 31 धाराएं हैं। इस समय जो है 31 धाराएं हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। धाराएं आपसे नहीं पूछेगा, मेन पूछता है कि लागू कब हुआ और कब बना। तो 1986 में ये बना था, फिर आपके कब लागू हुआ? 1987 में 15 अप्रैल को। इसीलिए हाँ, अब हम उपभोक्ता दिवस भी तो मनाते हैं। इसकी बात किसी ने नहीं करी, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैम हम उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। 15 मार्च को ये भी पूछा जाता है आपके, 15 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज बिल्कुल कर लिए होंगे। जो विश्व भर में जो आपके 15 मार्च है, 15 मार्च है, वो उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो दोनों डेट 15 हैं। लागू कब हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो 15 अप्रैल को लागू हुआ। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1 महीना पहले आप आ जाओ, 15 मार्च में आ जाओ, तो क्या मनाया जाता है? आपके विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्लियर? ये भी हो गया। अब चलो फटाफट से ये मार्क्स देख लेते हैं। जैसे ये ISI है, तो ISI जो है सर्टिफिकेशन मार्क है आपके। ऑपरेटेड कौन करता है इसको? ISI मार्क आपके कौन देता है? तो BIS देता है और डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन देता है। विपणन निरीक्षण निदेशालय जो है वो देते हैं। तो ये आपके BIS के अंडर में काम करता है। द प्रोविजन ऑफ BIS एक्ट 1986, ISI मार्क आर बोथ मैंडेटरी एंड वॉलंटरी। Some of the ISI certification produced include cement, electric appliance, LPG सिलेंडर, बैटरीज, ऑटोमोबाइल्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये किसके ऊपर दिया हुआ होता है ISI मार्क। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ये है आपके दूसरे मार्क्स हैं, जैसे एग मार्क है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये रहा एग मार्क, ये एग मार्क है। ये किस पे दिया जाता है? आपके एग मार्क किस पे दिया जाता है? जितने भी खेती के उत्पाद होते हैं, इसको 1937 में आया था, 1986 में इसको जो है अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। ये जो है आपके, ये भी एग मार्क यूज फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जितनी भी आपके कृषि संबंधित कमोडिटीज होती हैं उस पर आपके एग मार्क होता है। बेनिफिट क्या होता है इसका? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बाय डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन एंड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्कीम इज लीगली इन्फोर्स्ड बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 1937। मैंने बताया ना ये 1937 में आया था और इसको 1986 में अमेंड किया गया था, मतलब संशोधित करके इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। तो जितने भी आपके जैसे अनाज हो गया, मसाले हो गया, तेल हो गया, अंडे हो गया, इनको जो है बाज़ार में बेचते हैं उस पर एग मार्क दिया जाता है। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके अनाज, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, मसाले, तेल, इस पर सब पे एग मार्क होता है। क्लियर? और चलो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला तो पता ही है आपको। यहाँ पर ये लाल होता है, ये थोड़ा ब्लू हो गया, ये लाल होता है, तो लाल के ऊपर नॉन वेज होता है और ग्रीन के ऊपर वेज होता है। चलिए आगे चलते हैं। हॉलमार्क, हॉलमार्क किसके ऊपर होता है? हॉलमार्क आपके ज्वेलरीज के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये लिखा है द हॉलमार्क स्कीम वाज लॉन्च बाय ब्यूरो ऑफ इंडिया बिजनेस को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? गोल्ड ज्वेलरी के लिए 2000 में लॉन्च कर दिया था, सिल्वर ज्वेलरी के लिए 2005 में लॉन्च किया था। क्लियर है? तो ये ऐसे हॉलमार्क होता है, ये आप देख के सोना खरीदते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और चांदी भी खरीदते हैं। 2000 में गोल्ड ज्वेलरी के लिए, 2005 में सिल्वर ज्वेलरी के लिए बिजनेस को लॉन्च किया। बिस क्या है आपके? भारतीय मानक ब्यूरो।
ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए, ये दो संस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टैंडर्ड मार्क्स प्रोवाइड करती हैं। सरकार ने कुछ ऐसे संस्थाएं बनाई हैं, जिसमें पहली है बिस और दूसरी है आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपणन निरीक्षण निदेशालय। क्लियर हो गया। एक देखो ये है आपके FSSI। FSSI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि फूड की हाइजीनिक एंड मीट द अप्रूव्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सेट फॉर फूड आइटम्स अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSS एक्ट 2006 के अंदर ये काम करता है। आपके FSSI, FSSAI, ठीक है, ये भी आपके फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आपके फूड सेफ्टी वगैरह ये बताता है, फूड के पैकेट्स के ऊपर लगा हुआ होता है ये मार्क। आगे चलो, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसमें आपने देखा होगा, आप AC वगैरह लाते हो, फ्रिज वगैरह लाते हो, तो इस तरीके से स्टार मार्क्स दिए होते हैं कि 5 स्टार है, 4 स्टार है। तो ये है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या करता है? रेफरेंस रिगार्डिंग एनर्जी सेविंग की, कौन सा आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी सेव करता है। 2006 में जो है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल BEE जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया था। रेड स्टार लेबल मार्क। इट इज़ जनरली यूज फॉर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर्स, पंप्स, जितने भी आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कौन कौन से इसमें लिखे हुए हैं? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, एयर कंडीशनर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, इसके अलावा इंडक्शन मोटर्स, पंप्स, इन सब के ऊपर ये जो है मतलब कितना ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहा है, एनर्जी को सेव कर रहा है, ये बताता है। क्लियर है। एक ये होता है हैंडलूम मार्क। ये हैंडलूम मार्क ऐसा होता है, ये देख लो, ये हैंडलूम मार्क है। ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट हैंडलूम प्रोडक्ट। जितने भी हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है हैंडलूम मार्क दिया जाता है। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, और भी मार्क्स हैं। FPO तो आपसे पूछा गया था अभी एग्जाम में, आपके TGT में FPO पूछा गया था। ये देखिए, ये वूल मार्क है। ये इसका मतलब होता है, अगर इस तरीके का वूल मार्क दिया हुआ है नंबर 1 कैटेगरी वाला, तो मतलब वो बिल्कुल ओरिजिनल वूल है। द वूल मार्क लोगो इज ओन्ड बाय वूल मार्क कंपनी देती है, जो ऑस्ट्रेलिया की है। वूल मार्क इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट दैट कंटेन वूल। प्रोडक्ट विद वूल मार्क लोगो आर 100% प्योर न्यू वूल। मतलब अगर ये वाला वूल मार्क दिया हुआ है तो 100% आपके प्योर वूल है। लेकिन अगर वूल मार्क आपके, ये क्या लिखा है, इसको ब्लैंड लिखा है, और वूल मार्क ब्लैंड, ये वूल ब्लैंड, वूल मार्क ब्लैंड, और अगर वूल ब्लैंड मार्क है तो इसका मतलब इसमें कुछ मिक्सअप है। समझ में आ रहा है। अगर प्योर लिखा है वूल मार्क तो मतलब ये केवल प्योर वूल की बात कर रहा है, ऐसा मार्क लगा है। अगर ये नंबर 2 और नंबर 3 वाला अगर मार्क आपके ऊनी कपड़े के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इसमें पॉलिएस्टर या नायलॉन के रेशे मिक्स हैं। ठीक है, मिक्स करके बनाया गया है। वूल मार्क ब्लैंड या वूल ब्लैंड, तो मतलब मिक्स करके बनाया गया। चलो इसके बाद है आपके ये सिल्क मार्क है, जो सिल्क के फैब्रिक के ऊपर लगा हुआ होता है क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कि सिल्क जो है वो आपके प्योर है या नहीं है। तो ये सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है जो ये देता है। ये आपके ऐसा सिल्क मार्क होता है, सो बटरफ्लाई बनी हुई है। आगे आ गया इको मार्क। तो इको मार्क तो आपको पता ही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है बिग देता है। 1991 में आया था ये। प्रोड्यूस कन्फर्मिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कि भाई ये जो है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर ये इको मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो कब दिया गया था ये? 1991 में। तो ये आपने डेफिनेटली इसको जो है अच्छे से कर लिया होगा रिवाइज। वैसे मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। और ये जो आपके क्या है, ये PDF है, ये मैं शेयर कर दूंगी। अभी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मैंने लगाया, एक ये ऑडियो विजुअल एड से आपसे पूछा जाता है। लास्ट TGT में भी आपसे पूछा गया है। देखो, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में और नॉर्मल एजुकेशन में भी करते हैं। जैसे एक श्याम पट आता है, इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना। तो इसका प्रयोग आपके सामूहिक वार्ता, बैठकें, सभाओं में किया जाता है, जिसमें समूह का ध्यान केंद्रित हो, विषय में आप सजीवता लाएं, मतलब नेचुरलिटी लाएं। श्याम पट के ऊपरी भाग में आप क्या करते हैं, विषय का शीर्षक लिख देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नेम वगैरह लिख देते हैं ना। और लोगों के प्रश्न उत्तर भी लिखते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उस पर चित्रांकन भी कर सकते हैं, मतलब कोई ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
श्याम पट स्वच्छ हो, मोटे अक्षर लिखे जाएं, रंगीन खड़िया का ही प्रयोग करें, मतलब रंगीन चौक का, कलर चौक का यूज करें। तो ये तो हो गया श्याम पट। ठीक है, अभी मैं सब बता रही हूँ, अभी मैं ये कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ कि ये ऑडियो विजुअल है, कि ये सिर्फ ऑडियो एड्स है या सिर्फ ये वीडियो एड्स है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है दृश्य श्रव्य साधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्लियर है? अभी अलग अलग कैटेगरी नहीं बताई है मैंने, वो भी मैं बताऊंगी। चलो आगे चलो, देखो ये फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ क्या है? ये दृश्य साधन कहलाता है। इसका प्रयोग प्रदर्शनी में प्रदर्शन रूप में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो फोटोग्राफ का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रदर्शनी में प्रदर्शन रूप में करते हैं। ये कैमरा द्वारा तैयार होता है। किसी पद्धति को शुरू से अंत तक फोटोग्राफ द्वारा कहानी रूप में चित्रित किया जाता है। इन्हें बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग किसी नवीन पद्धति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने में किया जाता है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए फोटो साफ सुथरे होने चाहिए और एक सीरियल में क्रम में खींचे जाने चाहिए। देखो इसके बाद देखिए, ये पोस्टर हो गया। ये दृश्य साधन के रूप में प्रयोग होता है। पोस्टर है ना, विजुअल एड है। इसका प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर आप करते हैं। इसका आकार 40x30 होता है। ठीक है, जिसमें थोड़े शब्द लिखते हैं, आकर्षक विषय संबंधी चित्र बनाते हैं, एक ही विचार प्रदर्शित करने वाले अभिनयात्मक चित्र होते हैं, स्वयं वर्णित गुण वाले होते हैं, कागज पर बॉर्डर लाइन होते हैं। क्लियर हो गया पोस्टर का? देखो फ्लैश कार्ड से आपके टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट जो इसमें लिखा है वैसे ही पूछा था कि फ्लैश कार्ड का प्रयोग फिल्म स्ट्रिप की भांति ही होता है। अंतर यह है कि फ्लैश कार्ड में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं। यही तो क्वेश्चन था, आपसे टीजीटी में पूछा था कि भैया वो क्या है जिसमें तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप में, मतलब डायरेक्टली आपके सामने रखी जाती हैं। फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है? पर्दे पर किसी क्रिया को या बात को समझाने के लिए 10 या 12 कार्डों पर चित्रों द्वारा कहानी बनाई जाती है। फिर प्रसार कार्यकर्ता सभी कार्डों को रख लेता है और एक छोटे के समूह को एक एक कार्ड दिखाकर समझाता रहता है। इस प्रकार पूरी पद्धति को कहानी के रूप में वो समझा देता है। मान लो उसने पूरी कहानी कार्ड्स में 10-12 कार्ड्स में रख दी और एक एक कार्ड दिखाता जा रहा है और कहानी सुनाता जा रहा है। ठीक है, या कुछ भी बताता जा रहा है। कठपुतली जिसका हमने बात करी थी, कठपुतली शिक्षा के लिए कठपुतली का खेल करते हैं। गाँव में बहुत उपयुक्त साधन है, क्योंकि ये ऐसी कला है जो आसानी से सीखी जा सकती है। कठपुतली का तमाशा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, बशर्ते ये अभिनय की एक सजीव भावना से ओतप्रोत हो। इसकी सहायता से स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि, गृह निर्माण, कला इत्यादि सभी प्रकार की शिक्षा आप सरलतापूर्वक सिखा सकते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो भैया ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो दस्ताने वाली कठपुतली होती है, हस्तगुड़िया बोलते हैं या फिर उसे, धागे वाली होती है, लकड़ी वाली होती है, छाया वाली होती है। दस्ताने वाली जो कठपुतली होती है सब में सरल होती है, इसमें काम आसानी से कर सकते हैं। ये एक 3 उंगली वाले दस्ताने की तरह है जो तमाशा दिखाने वाले के हाथ में ठीक से आ जाती है। अरे वो पपेट नहीं होता जिसमें हाथ में पहन लेते हैं और फिर अंदर हाथ चलाते रहते हैं तो ऐसा लगता है उसका मुंह चल रहा है, होता नहीं, और हम लोग बोर्डिंग्स बोलते रहते हैं, तो वो पपेट हो जाता है। ये वही दस्ताने वाली पुतली हो गई। वो कौन सी पिक्चर थी? एक पिक्चर वो थी ना, मुझे याद नहीं आ रही, बहुत पुरानी मूवी थी जिसमें वो पपेट के अंदर ही उसके, शायद अब याद नहीं आ रहा, चलो खैर वो पपेट टाइप का ही है। इसमें काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आप पढ़ लोगे पूरा, मुझे क्या पढ़ के सुनाना है, मैं इसका जब PDF भेज दूंगी तो आप पढ़ भी लोगे, आपने पढ़ भी लिया होगा, एक रिवीजन हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फ्लैनल ग्राफ है। फ्लैनल ग्राफ किसी लकड़ी गत्ते के बोर्ड पर फ्लैनल का रोएदार कपड़ा लगा रहता है, तस्वीरें के पीछे सैंड पेपर लगा रहता है। आप ये पूछ ले किसके पीछे सैंड पेपर लगा रहता है? रोएदार फ्लैनल के कपड़े पर दिख जाए। जनता के समझने के लिए तस्वीरों को बोर्ड पर हम क्रमशः लगाते हैं, फ्लैश कार्ड की तरह एक एक चित्र को समझाकर कहानी बताते हैं। तो ये फ्लैनल ग्राफ हो गया। एक ये चलचित्र पट्टी बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई चलचित्र पट्टी की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो 35 mm होती है, 35 mm। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक, मुझे ऐसा कुछ याद है। 35 mm ये एक शांत तस्वीर वाली माला है जो एक ढंग से, मतलब एक सीरियल वाइज लगी होती है। क्रिया या किसी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए किसी सुधरे हुए अभ्यास के प्रत्येक सोपान को प्रदर्शित करती है। चलचित्र पट्टी होती है। ठीक है, स्लाइड्स क्या होती हैं? फिल्म स्ट्रिप होती हैं स्लाइड्स, सस्ती प्रयोग होती हैं। तो ये आपके स्लाइड्स हो गया। इनका सबका यूज़ क्या होता है ये सब लिखा हुआ है कि भाई आप ये देख सकते हैं, ठीक, समझ पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपके, ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। भाई कौन सी एड्स ऑडियो है, कौन सी एड वीडियो है, कौन सी दोनों है? तो श्रव्य सामग्री कौन सी है? जिसमें सिर्फ आपको सुनाई देता है, मतलब ऑडियो एड्स कौन सी हैं? तो ऑडियो एड्स देख लीजिए आप कौन सी हैं। रेडियो, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, ये सिंपल क्या है? ऑडियो एड्स हैं। आपको टेलीफोन से सुनाई देता है केवल, रेडियो से आपको सुनाई देता है, लाउड स्पीकर में आपको केवल सुनाई देता है। चलो
आप देख लो दृश्य सामग्री कौन सी है जिसमें आप देख सकते हैं, तो पोस्टर दृश्य सामग्री है, फोटोग्राफ, चार्ट, कैलेंडर, कठपुतली, श्यामपट, और भी हो सकते हैं। ठीक है, केवल इतने ही नहीं है, आपने जितने पढ़े हो वो भी हो सकते हैं। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन से हैं, तो ये केवल विजुअल एड्स हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल एड है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल ऑडियो एड है, तो ये बच्चे कंफ्यूज ना हो वहाँ पे, इसलिए मैं रिवाइज करा दे रही हूँ आपको। और ये है आपके ऑडियो वीडियो दोनों एड्स। तो उसमें सबसे पॉपुलर कौन सा होता है, टेलीविज़न होता है, आपको पता ही है। फिल्म हो गया, ड्रामा हो गया। अब जब आप ड्रामा करते हो, नाटक करते हो, तो वो तो दोनों है ना, आप बोल भी रहे हो और विजुलाइज भी करा रहे हो, लोगों को दिखा भी रहे हो ड्रामा जैसे। तो ये सब क्या हो गया, ऑडियो वीडियो एड्स हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया आपको, ये आपके टॉपिक से ही है पीजीटी से। चलिए फिर, ये लास्ट ही था, आई थिंक इतना ही रिवाइज कराना था मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा आपको रिवाइज करा दिया जाए एक बार। थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम करना, अपना 100% देना, और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बस अपने आप को तैयार करना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे। आप लोग एग्ज़ाम दे के आ जाओ, कल बताना आके एग्ज़ाम कैसा हुआ। आप सभी से बात करूँगी मैं। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेपर देने जाइएगा। चलिए बाय।